नमस्कार, द फॉलो अप में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन। आज हम दिन भर की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं राजनीति की बड़ी खबर से। आप सबों को पता है कि झारखंड के जो कांग्रेस प्रभारी थे आरपीएन सिंह, वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही, चूँकि आप सबों को पता है कि कांग्रेस पहले से ही झारखंड में कई गुटों में थी, और जब से आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर, तब से आरपीएन सिंह के खिलाफ जो एक गुटबाजी यहाँ चल रही थी वह मुखर होकर अब सामने आ गई है और आरपीएन सिंह के बारे में लगातार बोल रही है। इसके साथ साथ आरपीएन सिंह के समय जो भी फैसले लिए गए, किसी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो मंत्री बनाया गया, उस पर अब सवाल खड़ा हो रहा है। इस पर बात करेंगे। लेकिन इस बीच आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो कुछ कहा है, बातों बातों में जो इशारा उन्होंने दी है, वह बहुत बड़ा संकेत भी माना जा सकता है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने से उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड की राजनीति में भी फायदा मिलेगा। लेकिन अब सवाल है कि जब आरपीएन सिंह के जाने के बाद लगातार कांग्रेसी गुटबाजी जो है अपने अंदर खेमे में चल रही थी, वह जो निकल कर सामने आई है, क्या उसका फायदा सचमुच में बीजेपी को होगा? कांग्रेस के जो नए प्रभारी बने हैं अविनाश पांडे, वह कब झारखंड आ रहे हैं? और क्या सचमुच में झारखंड में कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो नाराज पहले से बताया जा रहा था कि चल रहे हैं, वो सचमुच में नाराज चल रहे हैं? और प्रभारी कब झारखंड आएंगे और कैसे अपने विधायकों को समेटेंगे? इस बीच खबर ये भी आ रही है कि सुखदेव भगत जो लोहरदगा से विधानसभा के चुनाव में वह बीजेपी में शामिल हो गए थे और अब वह लगातार कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस में वापसी करें, वह दिल्ली पहुंच चुके हैं। आप सब यह भी खबर देख चुके हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, वह भी दिल्ली में हैं। और कल ही एक तस्वीर सामने आई और खबर भी द फॉलो अप ने दिखाया था कि दिल्ली में वह राहुल गांधी से भी मुलाकात किए। तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमने अभी शुरुआत की है। हमारे साथ संजय हैं। संजय, एक तो आरपीएन सिंह का जाना, उसके बाद बीजेपी का बयान, और तीसरी तरफ कांग्रेस के अंदर की ये गुटबाजी, कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह, बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद, और जो नए प्रभारी बने हैं वह कब झारखंड आ रहे हैं इन तमाम स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, सीधा नुकसान और जो फ़ायदा है वो तो ये है कि आरपीएन सिंह कांग्रेस से चले गए हैं, तो ये कांग्रेस के लिए नुकसान है। फ़ायदा बीजेपी के लिए जो सीधा दिख रहा है, जो सबको पता है और लोग ये देख भी पा रहे हैं कि आरपीएन सिंह जो है भाजपा में ही गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के लोग खुश भी हैं। और जैसा कि आज दीपक प्रकाश जो झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा भी कि यूपी के साथ साथ जो है आने वाले दिनों में झारखंड को भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि आरपीएन सिंह लंबे अरसे तक जो है कांग्रेस को झारखंड में देखते रहे हैं, तो उनको एक ज्ञान है झारखंड के बारे में पॉलिटिकली। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे दीपक प्रकाश से, फिलहाल जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, और वो खबर यही है कि सुखदेव भगत दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जो हम लोगों के पास जो खबरें पहुंची है। और कांग्रेस के लिए हो सकता है कि जो अभी एक चर्चा चल रही है आरपीएन सिंह के जाने के बाद से, जो एक गैप क्रिएट हुआ है और लोगों में मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस से लोग छोड़ करके जा रहे हैं, तो इन सब के बीच जो है झारखंड कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनकी ये कोशिश हो सकती है कि सुखदेव भगत जैसे लोग जो पार्टी से दूर चले गए थे, लेकिन भाजपा में जाने के बाद भी भाजपा के नहीं बन पाए और वो लगातार फिर से कांग्रेस में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको अब कुछ दिनों के अंदर जो है लाने की एक कोशिश हो सकती है। क्योंकि राजेश ठाकुर अब तक दिल्ली में हैं, हालांकि वो कल वहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि जो जैसा आपने दर्शकों को बताया भी कि नए जो झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी बने हैं अविनाश पांडे, वो आने वाले हैं और वो शनिवार के दिन आएंगे। और उसके बाद से जो है विधायकों के साथ उनकी बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। लगातार विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे और उसके बाद जो है प्रदेश में जो संगठन के लोग हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे। तो आप इससे समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी सक्रिय है, खास करके जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो झारखंड को लेकर के जो है किसी भी तरीके का कोई चूक जो है नहीं चाहती है। यही वजह है कि दोपहर में जब आरपीएन सिंह इस्तीफा देकर के जब भाजपा में शामिल हो गए तो कांग्रेस ने देर नहीं की और शाम तक जो है एक नए प्रभारी के नाम का जो है घोषणा कर दिया गया अविनाश पांडे के रूप में। अब अविनाश पांडे जब यहाँ पर आएंगे तो अब उनके लिए क्या क्या नए चैलेंजेज हैं
नए चैलेंजेस में आप देख ही पा रहे होंगे कि द फॉलोअप के जरिए हम लोग लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस में जो भी चीज़ें घट रही है आरपीएन के जाने के बाद से, वो चीज़ें जो हम लोग दर्शकों तक पहुंचा दें। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है आरपीएन सिंह का जो भी निर्णय लिया गया, चाहे वो एक प्रदेश अध्यक्ष बनाए उन अपने ये में अभी मौजूदा की बात करें, हालांकि वो आरपीएन सिंह जब तक झारखंड कांग्रेस के प्रभारी रहे 5 साल तक, तो उन्होंने 4 प्रदेश अध्यक्ष बनाए, जिसमें डॉक्टर अजय जो कि आज दिल्ली से चल करके रांची आए भी हैं, हालांकि वो एक निजी कार्यक्रम में आए हैं, वो फिर एयरपोर्ट से ही वो जमशेदपुर चले गए, लेकिन डॉक्टर अजय हो गए, रामेश्वर उरांव हो गए, आपके सुखदेव भगत हो गए, जिनका हम लोग नाम का चर्चा कर रहे हैं कि फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, फिर आपके राजेश ठाकुर जो हैं, इन्हीं के कार्यकाल में जो है इन लोगों को प्रदेश की जिम्मेवारी मिली। तो अब चूंकि जो राजेश ठाकुर को जो नहीं पसंद करने वाले लोग हैं, वो आरपीएन सिंह को आधार बना करके एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि ये जो सवाल है जो हम लोग भी दिखा रहे हैं, वो इसलिए दिखा रहे हैं कि वो कांग्रेस के वैसे चेहरे रहे हैं जो कि एक वक्त में जो है पार्टी का चेहरा रहे, प्रवक्ता के तौर पे बैठते थे, लगातार वो पार्टी की बातों को रखते थे। तो वो लोग जो कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बातों को दिखाना भी हमारा दायित्व है, इसलिए हम लोग दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी में एक बड़ा वर्ग है जो यह चाहता हो कि राजेश ठाकुर जैसे लोग, जिनको आरपीएन सिंह ने प्रदेश का कमान सौंपा, या फिर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे जिन लोगों को कमान दिया गया, उन लोगों को हटा दिया जाए। ये ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन बावजूद इसके जब कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो सवाल खड़ा हो रहा है। अब जबकि अविनाश पांडे जब आएंगे यहाँ पे, जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो उनको इन सवालों से जो है जूझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर इन लोगों को हम लोग दरकिनार भी कर दिया जाए कि आज के डेट में संगठन में कोई पद पर नहीं है जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग विधायक हैं, जो झारखंड कांग्रेस में जो लोग जीत करके आए हुए हैं, विधानसभा में जाते हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं, वो लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। जैसे कि अंबा प्रसाद लगातार सवाल खड़ा की, दीपिका पांडे ने भी सवाल उठाया। तो अगर ये लोग सवाल खड़ा कर रही हैं कि आरपीएन सिंह जो है एक कोशिश किए थे उस दौरान सरकार को गिराने को लेकर के, या फिर सरकार को अपदस्थ करने को लेकर के, तो इन सब चुनौतियों से भी जो है अविनाश पांडे को जूझना पड़ेगा। देखिए झारखंड कांग्रेस में क्या है कि लोकतंत्र तो ठीक है, लोकतंत्र पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इस व्यवस्था को आधार बना करके फ्रीडम, आज़ादी को गलत तरीके से अगर आप उसका ये करेंगे, उसका रिफ्लेक्शन होगा अगर पार्टी के अंदर, तो वो झारखंड कांग्रेस के लिए जो है नुकसानदायक साबित होगा। तो जब शनिवार को जब आएंगे, हालांकि ये जो विधायक दल की बैठक का जो 29 जनवरी को, 29 जनवरी को आलमगीर आलम की अध्यक्षता में होगी, आलमगीर आलम की अध्यक्षता में होगी, उनके आवास पे बैठक होगी, और ये बैठक शायद पहले से ही तय था। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आरपीएन के बाद। हाँ, लेकिन एक दो सवाल मेरे मन में जो उठ कर आ रहा है, जाहिर सी बात है कि दर्शकों के मन में भी उठता होगा। अविनाश पांडे के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा तब आरपीएन के जाने के बाद, जब इतनी गुटबाजी हो रही है, तब जब सिर्फ 3-4 ही विधायक या बड़े चेहरे निकलकर सामने आए और आरपीएन के जाने के बाद उनके खिलाफ बोले। उसमें अंबा प्रसाद, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, ये 3 विधायक को छोड़ दीजिए तो आप देखिए कि आधिकारिक तौर पे जो ट्वीट से बयान आजकल आता है, किसी का भी नहीं आया। तो उनकी जो मतलब चुप्पी है, वो क्या कोई मैसेज दे रही है? और यही वजह है कि दीपक प्रकाश बोल रहे हैं कि झारखंड में भी फायदा होगा। नहीं, देखिए राजनीति में कयास तो लगते ही रहती है। जब डे वन अगर कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो ये चर्चा आम हो जाती है कि कितने दिनों तक ये सरकार चलेगी, खास करके झारखंड जैसे प्रदेश में, जहाँ पे सरकार बमुश्किल से जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा करती है। रघुवर दास का अगर कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो झारखंड का अब तक का ये इतिहास रहा है कि यहाँ पे जो है सरकारें कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाती है। और ख़ास करके इसी गवर्नमेंट में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जो सरकार चल रही है आज के डेट में, उसी में अगर आप देखेंगे तो 3 महीना पहले जिस तरीके से खबरें निकल करके आई और हम लोग लगातार जो खबरें दिखा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के ही एक विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह जो कि बेरमो से जीत करके आए हैं, उन्होंने विधायकों पे सवाल खड़े किए कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर के प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई।
ठीक है, उसको बाद में आप, चूँकि आपकी सरकार है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को सामने भी रखते हैं, और जब आपको लगता है कि आप उसको अभी थोड़ी देर के लिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दें तो आप उसको आप कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि लोग जो है अपने सरकार के अपने ही जो विधायक लोग जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो लगातार इस तरीके की चीज़ों में अगर शामिल हो रहे हैं, उन पे जब सवाल उठ रहा है, तो अविनाश पांडे जब आएंगे यहाँ पे तो उनके लिए तो चुनौती होगी। एक चुनौती ये भी होगी कि अभी कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल है, सरकार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनके लिए जो आरपीएन सिंह का जो संवाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से था, वही संवाद स्थापित करने में, वो रिलेशन स्थापित करना भी एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से आप सरकार के साथ जो है मिल करके काम कराएंगे। क्योंकि पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लिए अपना एक अलग एजेंडा है। भाषा को लेकर के आपने देखा कि किस तरीके से जो है जेएमएम और कांग्रेस जो है अलग अलग विचार रखती है। कांग्रेस के कई विधायक खुलेआम बाकायदा सरकार को बाहर से समर्थन देने तक की बात कही, कई सारे मसले पे। दीपिका पांडे को ले लें, या फिर कांग्रेस पार्टी के ही विधायक थे ना जो कि यूपीए की बैठक में शामिल नहीं हुए, उनका एक अपना एजेंडा रहा। उसमें तो कोई एक दो विधायक नहीं था। जो 18 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो यूपीए की बैठक में इसलिए नहीं गए, मुख्यमंत्री के बुलाया गया वो बैठक जो है, उस बैठक में वो इसलिए नहीं गए क्योंकि इन लोगों को ये लग रहा था कि हमारा काम नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे। तो आरपीएन सिंह जो जिस पद पर थे, प्रदेश प्रभारी के पद पे, अब उसी प्रदेश प्रभारी के पद पे जब अविनाश पांडे आ रहे हैं, तो अब अविनाश पांडे के लिए तो सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो ये होगी कि किस तरीके से जो है कांग्रेस के एजेंडों को जो है सरकार से मिल करके जो है उसको लागू कराना, सरकार के साथ संवाद स्थापित करना। मतलब कि मुख्यमंत्री से किस तरीके से आप अपना रिलेशन स्थापित कर पाते हैं। आप जब हम लोग देखते थे कि जब यूपीए की बैठक होती थी तो मुख्यमंत्री के बगल में आरपीएन सिंह का कुर्सी रहता था, और बड़े ठाठ से वो, जैसा कि उनके बारे में मीडिया में हमेशा बताया जाता रहा कि वो राजघराने से रहे हैं, तो उसी ठाठ से वो बैठते भी थे। उस तस्वीर पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे जिक्र भी होती थी। अब क्या उसी तरीके से अविनाश पांडे अपने आप को यहाँ पे स्थापित कर पाएंगे कि नहीं, कि मुख्यमंत्री के बगल में बैठ करके कांग्रेस पार्टी के एजेंडों को लागू कराने में उनकी क्या भूमिका होगी। तो ये सब चुनौती तो है उनके सामने। मतलब राजस्थान में प्रभारी रह चुके हैं, अनुभव है, उसका फायदा नहीं, अनुभवी नेता हैं, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तभी उनको यहाँ पे उनको प्रदेश प्रभारी का जिम्मा मिला ऐसे स्टेट में जहाँ पर सरकार है, जहाँ पे सरकार है, जहाँ पे 18 विधायक है। अब विधायकों के साथ भी उनको एक अपनी जो है सामंजस्य बैठाने में थोड़ा होगा, क्योंकि अविनाश पांडे मुख्यमंत्री के साथ तभी अच्छे से संवाद कर पाएंगे तब तक जब तक कि उनके पास जो है 18 विधायकों का साथ उनको भरपूर तरीके से मिलना चाहिए। अब जबकि यहाँ पे प्रभारी को लेकर के यहाँ के विधायकों के मन में अगर इस तरीके का द्वेष रहता है, जैसा कि आरपीएन के जाने के बाद सामने आया, तो आप समझिए कि जब आरपीएन होंगे यहाँ पे और जब काम कर रहे होंगे, तो यहाँ के विधायक भले ही उनसे सुनते होंगे, उनकी बातों को सुनते होंगे, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से रिएक्ट करते होंगे प्रभारी की बातों को लेकर के, तो इसको भी अब सोचना समझना होगा। तो ऐसे में अविनाश पांडे जब आएंगे तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और जैसा कि प्रदेश कांग्रेस के नेता और जो विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं, वो लोग यह मान भी रहे हैं कि अविनाश पांडे इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और वो माहिर हैं, क्योंकि पहले भी कई राज्यों में प्रभारी की भूमिका में वो रहे हैं। तो इन लोगों को उम्मीद है कि किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं होगा आने वाले दिनों में। तो बिल्कुल अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार 29 जनवरी को जो विधायक दल की बैठक होनी है वह आलमगीर आलम की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसके अलावे जिला अध्यक्ष और कई बैठकें होनी है ताकि संगठन को भी मजबूत किया जाए। जो विधायक हैं 18 उन्हें संभाल कर रखा जाए। और कुछ खबर इसमें आई है क्या निकल के, बैठक में कौन लोग आएंगे, क्या होगा? नहीं, देखिए, एक तो विधायक दल के साथ विधायक दल की जो बैठक है उसमें सारे विधायक लोग रहेंगे, फिर जिलाध्यक्षों की बैठक होगी। तो जब नए प्रभारी जब आएंगे तो प्रभारी 29 को आ रहे हैं। हाँ, 29 को प्रभारी आ रहे हैं, वो तो हम लोगों ने बताया है। उद्धम सिंह भी आ रहे हैं, उद्धम सिंह भी साथ में आएंगे। अभी जो बड़ी खबर है वो खबर यही है, अभी देखिए लोगों को क्या उम्मीद है, लोग किस खबर की तरफ ध्यान रख रहे हैं कि भाई जो नया प्रभारी है वो किस तरीके से एक्ट करने वाला है और वो कब आने वाला है और क्या क्या एक्ट होगा, मतलब वो जब आएंगे तो क्या क्या करेंगे।
तो अभी जो बड़ी खबर है वो यही है कि 29 दिसंबर को अविनाश पांडे आएंगे झारखंड। इसके बाद वो विधायकों से मिलेंगे, जिलाध्यक्षों से मिलेंगे, संगठन के लोगों से मिलेंगे। राजेश ठाकुर मौजूद रहेंगे। राजेश ठाकुर अभी दिल्ली में भी हैं। जो तस्वीर जिस तस्वीर की आप जिक्र कर रहे थे सनी, उस तस्वीर में अविनाश पांडे भी मौजूद थे वहाँ पे, डॉक्टर अजय भी थे और राजेश ठाकुर थे जब राहुल गांधी से वो मुलाकात कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि जब राहुल गांधी वहाँ पे भेज रहे होंगे तो मैं अविनाश पांडे को जब यहाँ पे बोले होंगे कि आप जाइए, तो उससे पहले उन्होंने अपनी मौजूदगी में एक मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष से कराया। तो प्रदेश अध्यक्ष अपनी बातों को वहाँ रख ही दिए होंगे। उसके बाद जो है अब यहाँ पर आकर के वो क्या क्या निर्णय लेते हैं वो तो हम लोग जब हमारे पास जब खबरें आएंगी तो हम लोग पब्लिक को बताएंगे। तो बिल्कुल कई तरह के सवाल हैं और हर एक सवाल का जवाब एक ही है कि सामंजस्य। अब सामंजस्य बैठाना है। जो नए प्रभारी हैं वह जब आएंगे यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ सामंजस्य बैठाएंगे, यहाँ के 18 जो विधायक हैं उनके साथ सामंजस्य बैठाएंगे, यहाँ जो सरकार चल रही है गठबंधन की उसमें अपना कैसे सामंजस्य बैठा सकें, जैसे आरपीएन सिंह बैठाते थे। और यही वजह है कि जब सरकार के 2 साल का कार्यक्रम था तो आरपीएन सिंह मंच पर थे और तमाम कांग्रेस के नेता मंच के नीचे थे। और ऐसे भी कोई भी मुलाकात जब होती थी डेलीगेशन के साथ तो मुख्यमंत्री के बगल वाले चेयर में आरपीएन सिंह बैठते थे। तो क्या इतना सामंजस्य अविनाश पांडे और यहाँ की जो वर्तमान सरकार चल रही है उसके मुखिया के साथ बैठ सकती है? सामंजस्य बैठाना है यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच, उनके बीच मन में यह भरोसा दिलाना है कि भाई अब जो मुखिया आया है वह कहीं जाएगा नहीं, आपके साथ रहेगा और आपके लिए लड़ेगा। इसके अलावा भी कई बड़ी खबर आज रांची में घटी। एक जो बड़ी खबर और बहुत चिंताजनक जो जिससे स्थिति पैदा हुई है झारखंड में, वो ये है कि रांची के मोराबादी मैदान जो कि जहाँ से मुख्यमंत्री का आवास ठीक बगल में है 1 किलोमीटर के दायरे में, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो फादर हैं और ख़ास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं गुरुजी शिबू सोरेन, उनके आवास के ठीक 200 मीटर की दूरी पर जो है ये घटना हुई दोपहर में। दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना जो हुई है वो काफ़ी चिंता पैदा करने वाली है सनी। और वो चूँकि आप कवर भी कर रहे थे, हम भी थे आपके साथ, तो वो हमको लगता है कि इस लाइव सेशन में जो है दर्शकों को बताना चाहिए उसके बारे में। और देखिए ग्राउंड से भी हम लोगों ने लाइव उस समय दिखाया था कि किस तरह घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद ही हमने बताया था एक ग्राउंड रिपोर्ट करके कि कैसे कैसे अपराधी आए थे और कैसे घटना को अंजाम दिया गया था। अब देखिए बहुत चीज़ें और बहुत तस्वीरें साफ हो चुकी है। दरअसल ये एक तरह से गैंगवार ही था और इसमें कार पर सवार 3 लोग ये जा रहे थे डीसी ऑफिस की तरफ से शिबू सोरेन के आवास की तरफ, यानी कि मोराबादी मैदान की तरफ। और तभी मोराबादी मैदान की तरफ से 2 बाइक पर 4 अपराधी सवार होकर आ रहे थे और उन्होंने सबसे पहले जो ड्राइवर की सीट पर बैठा था उसे गोली मारी और उसके बाद कार जो है बहुत रफ्तार थी और वो कार जो है घूम गया। वो फिर से जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी डायरेक्शन की ओर मुड़ गया। और यही वजह है कि जब हम लोग दिखा रहे थे, आप भी देखे होंगे कि वहाँ पे कार का बहुत टुकड़ा जो है पसरा हुआ था। 3 लोग उस पर सवार थे, जिसमें बताया जा रहा है कि कालू लामा और राजू लामा और सोहन विश्वकर्मा, जिसमें कि एक की मौत हो गई है कालू की। अभी जो बात निकल कर सामने आ रही है कि कालू के परिवार के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि पुलिस ने ही इस घटना को अंजाम दिलवाया है, क्योंकि कालू का जो लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और कुछ ही दिन पहले बताया जा रहा है कि वह जेल से निकलकर बाहर आया है। अब देखिए कि सवाल चूंकि जमीन दलाल के तौर पे उसकी पहचान है, तो जमीन से ही जुड़ा हुआ मामला है। और घटना के बाद ही तुरंत जो रांची के सिटी एसपी हैं सौरभ, उन्होंने जो बयान दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि भाई 3 लोगों को गोली लगी है और फिलहाल रिम्स में इलाज चल रहा है। लेकिन अब तक जो खबर है कि एक की मौत हो गई है। अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है ये तब तक साफ नहीं हो पाई थी कि आखिर गोली मारने वाला कौन था, कौन जो है रिहायशी इलाका वीवीआईपी इलाका में इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया। ये जो अंजाम देने वाले का नाम जो आ रहा है वो सोनू शर्मा का नाम बताया जा रहा है। ये अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो बातें निकल कर मीडिया और तमाम जगह पे चर्चा का विषय है, ये दरअसल लवकुश शर्मा के बारे में आपने सुना होगा, अपराधी उसी के परिवार का है और बताया जा रहा है कि बिहार का है। और माना ये भी जा रहा है कि ये पेशेवर शार्प शूटर है,
मतलब आप संजय, अगर हम लोग जब गए थे, आप देखे होंगे जो गोली मारी गई है, एक तो शीशे के सामने से, मतलब ड्राइवर जहां बैठा था उसके सामने, और एक जो ड्राइवर के बगल वाली सीट है उसके बगल में ड्राइविंग सीट एकदम गोली उसी जगह पे मारी गई है। और जो ये कालू की मौत हुई है, कालू लामा की, उसके गर्दन में गोली लगी थी, एकदम आप देखे होंगे कि होल शीशा में हो गया था। गोली लगने के बाद वो निकल कर दौड़ कर भागा है, दौड़ कर भाग रहा था और वहाँ पे जाके छुपा हुआ था, और वहाँ पर काफ़ी खून गिर रहा था। जो प्रत्यक्षदर्शी महिला थी वो बता रही थी, चाय दुकान वाली, और उसके बाद वहाँ से रिम्स उसे उठाकर ले जाया गया था। तो मतलब जो गोली मारने वाला था और जो प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि गोली मारा और फरार हो गया, वो बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार होकर आया था कि मार ही देना है। और यही वजह है कि कार रुक जाने के बाद भी ड्राइवर सीट पर जो व्यक्ति बैठा था, वह गेट खोलकर जब बाहर निकल रहा था तो वहाँ पर भी गोली मारी गई है। कुल 6 खोखे जो है अब तक जो जानकारी है बरामद हुए हैं। गोली हो सकता है कि उससे अधिक भी चली हो, जो लोग हैं वह गिन कर नहीं बता सके, लेकिन वो भी बता रहे हैं कि 6 के आसपास गोली चली है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि भाई कल जहाँ पर राज्यपाल ने झंडोत्तोलन किया उसी जगह पर वीवीआईपी इलाका, मतलब आप समझिए कि उस इलाके में कल पत्रकार तक की एंट्री नहीं थी। जाने से पहले लड़ाई लड़ना पड़ रहा था कि भाई आपके पास कार्ड नहीं है तो इनविटेशन कार्ड नहीं है। उस इलाके में अपराधी पहुंचते और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। ये जहां पर घटना घटी है वहां पर 3 पूर्व मुख्यमंत्री का आवास उसके 100-200 मीटर के रेडियस में। एक तो शिबू सोरेन का आवास 100 मीटर के बगल में है, 200 मीटर के बगल में बाबूलाल मरांडी का आवास है, बाबूलाल मरांडी के आवास के पीछे मधु कोड़ा का आवास है, ठीक वहाँ से थोड़ी ही दूर पर राजभवन है, मुख्यमंत्री आवास है, एसएसपी का आवास है, डीसी का आवास है। अब समझिए कि इतना वीवीआईपी इलाका जहाँ पर हमेशा पीसीआर वैन रहता है, पूरा इलाका सीसीटीवी की निगरानी में रहता है, पुलिस का इंटेलिजेंस हमेशा मोरहाबादी मैदान में चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसके अलावे आप शाम को जाइए या सुबह जाइए, आईएएस आईपीएस की अपने पत्नी और पूरे बच्चे के साथ वो जॉगिंग करते हुए ट्रैक सूट में दिख जाएंगे। उस इलाके में इतनी बड़ी घटना घट जाना सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अंतिम में उन्होंने सवाल खड़ा किया और बताया कि मनोबल इतना बढ़ गया है कि आप समझिए कि मुख्यमंत्री के दरवाजे पर खड़े होकर गैंगवार हो जा रहा है और पुलिस को इसकी कानों कान तक भनक नहीं लग रही है। नहीं, मैं आप जो बोल रहे हैं सनी, ये सही बात है कि अपराधी जो है एकदम बेखौफ हो गए हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि दिन दहाड़े खास करके जो मोरहाबादी का इलाका है, ना केवल खास लोग बल्कि आम लोग भी, मतलब मुंबई का जो जुहू चौपाटी का जो जिक्र होता है उस तरीके से मोरहाबादी का एरिया जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, विकसित हुआ है। लोग खास करके जो टीनेजर्स हैं वहाँ पे अमूमन मतलब तकरीबन 5,000 से 10,000 की भीड़ तो हमेशा रहती है। अगर मोरहाबादी का अगर आप एक बार घूम लें तो आपको लगेगा कि इतनी सारी भीड़, और पर लग रहा है कि सिक्योरिटी पर काम करने की जरूरत है। वहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी पे काम करने का जरूरत है और आप इस तरीके से लापरवाह तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। खास करके तब भी जब वहाँ पे गुरुजी का आवास है, बाबूलाल मरांडी जी का आवास है, वहीं पे मधु कोड़ा का आवास है, वहीं पे हेमंत सोरेन जी का आवास है, राजभवन है, वहाँ पे बड़े डीजीपी का आवास तक वहीं पे है। और ऐसे में अगर इन इलाकों में भी अगर सुरक्षा चाक चौबंद नहीं रहती है तो देखिए इसका मैसेज जाता है ना, लोगों में मनोबल बढ़ता है। बात कुछ है, देखिए घटना तो ठीक है, घटना के बाद पुलिस कैसे एक्ट करती है वो उस पर डिपेंड करती है। पुलिस अब हर जगह तो रह नहीं सकती है, लेकिन अगर इन जगहों पे अगर इस तरीके की आपराधिक घटना को अंजाम दिया जाएगा तो वो जो धनबाद में बैठा हुआ लोग है, दुमका में जो बैठा हुआ लोग है, देवघर में जो बैठा हुआ लोग है, उसके मन में तो यही मैसेज जाएगा ना कि भाई दिन दहाड़े गोली जो है मुख्यमंत्री के आवास के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर हो गया, गुरुजी के आवास के 200 मीटर के दायरे में हो गया, बाबूलाल मरांडी के आवास के 250 मीटर के दायरे में ये सब घटना हो रहा है। तो आम आदमी तो इस तरीके से सोचता है। और तब जबकि सरकार के लोग ये दावा कर रहे हैं कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से आपराधिक घटनाएं जो है अपराध का ग्राफ कमी हुई है। और वो ठीक है, वो झारखंड पुलिस के साइट पे भी देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आपके आंकड़े तब उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं बचता है जबकि इस तरीके की घटना जो है वहाँ पे हो जाता है। और देखिए कि एसएसपी का आवास वहीं पे है। एसएसपी को 3 दिन पहले जो है राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है।
मतलब उसका जश्न भी नहीं मना पाए थे। वो अभी उसमें ही मतलब खुश ही होंगे कि और इस तरीके की घटना हो रही है, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। और एक बात जो कालू लामा की जो मौत हुई और उसके जो परिजनों का जो आरोप है, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए कि क्या वाकई में ये पुलिस के द्वारा कराया हुआ घटना है। अगर इस तरीके की चीज़ें आ रही है तो हम लोग यूपी की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ का जो कार्यप्रणाली है वहाँ पे अपराधियों को लेकर के, उस पर हम लोग बातचीत करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों को बातचीत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसकी माँ अगर इस तरीके के आरोप लगा रही है, हालांकि ये सच्चाई है कि वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति था और कई सारे मामले उस पर दर्ज थे, और चूँकि आप क्राइम की खबरों को भी आप देखते हैं करीब से, तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी इस पर। तो इस तरीके की अगर बात आ रही है जिसकी मौत हुई है, तो उस पर भी हम लोगों को रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, और हम लोग कोशिश भी करेंगे। हालांकि वो तो उनकी माँ है और ऐसा आरोप लगा ही सकती हैं, उनको आज़ादी है, लेकिन इतने आसानी से इसे स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्योंकि अगर नहीं किया जा रहा, अगर माँ के आरोपों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस की मिली भगत से होती तो ये भी वीआईपी इलाका में नहीं होता, क्योंकि पुलिस को पता है कि फिर हम ही पर सवाल खड़ा हो जाएगा। अगर कोई पुलिस चाहती, चूँकि झारखंड में ऐसा केस जो है बहुत निकल कर सामने नहीं आया है, पुलिस अगर ऐसी कोई घटना को अंजाम देने की रणनीति बनाती तो उसके कई और तरीके हो सकते थे। ये बहुत पहले झारखंड में भी देखने को मिलता था, लेकिन हाल के दिनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसीलिए वो तो आरोप लगाएगी ही, चूँकि एक तो है कि वो आपराधिक छवि का आदमी था, अभी चूँकि उसकी मौत हो गई है इस गोलीबारी में, तो उसकी माँ आरोप लगा रही है। अब आरोप लगाई है तो पुलिस उसे किस स्तर से जांच करती है, और जल्द ही जब इस मामले में गिरफ्तारी होगी, जो बात निकल कर सामने आ गई है कि जहानाबाद के शार्प शूटर थे और लवकुश शर्मा के परिवार के थे, सोनू शर्मा वगैरह, तो उनसे जब पूछताछ होगी तो क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, ये तो फिर निकल कर आ ही जाएगी। चलिए हम लोग लाइव में आगे बढ़ते हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो जेएसएससी नियमावली पे जो आज सुनवाई हुई, जिसकी रिपोर्टिंग भी आपने की है, तो वो दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है, खास करके यूथ चूँकि द फॉलोअप से लगातार जुड़े हुए रहते हैं, और उनको एक एक्सपेक्टेशंस भी रहता है कि दिन भर में क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, नेता क्या बोल रहे हैं। तो ये जो कोर्ट में जो आज बहस हुई है जेएसएससी नियमावली को लेकर के, वो क्या मामला है, आखिर क्या कुछ हुआ है उस पर? देखिए, झारखंड हाई कोर्ट में आज जेएसएससी के नियमावली के मामले को लेकर सुनवाई थी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों सरकार ने जेएसएससी में नियुक्ति के लिए यह नियम बनाया था कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको, उस कैंडिडेट को मैट्रिक और इंटर झारखंड से ही करना चाहिए, और जो रिजर्व कोटा के हैं उनको इसमें छूट दी जा सकती है। और दूसरा, हिंदी और अंग्रेजी को जो रीजनल लैंग्वेज से बाहर कर दिया गया था, उसको लेकर बहुत ट्विटरबाजी और बवाल भी हुआ था। इन दोनों मामले को लेकर सुनवाई हुई, और पिछले 3-4 बार इस पर सुनवाई हो चुकी है, और कोर्ट जो है जेएसएससी के से कहा है इस मामले में कि शपथ पत्र दाखिल करने के लिए, और जेएसएससी की तरफ से अभी तक शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है। कोर्ट ने बड़ा कड़ा और सख्त रुख अख्तियार किया है, और कड़े शब्दों में भी कई बार कहा है कि भाई आप पहले इस मामले में शपथ पत्र दायर कीजिए, लेकिन जेएसएससी की तरफ से कुछ कहते नहीं बन रहा है। हालांकि जैसा कि जो अधिवक्ता थी अपराजिता भारद्वाज, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में जेएसएससी की तरफ से कहा गया कि कई और स्टेट में ऐसा हो रहा है, तो कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसकी नियमावली दीजिए। तो अभी तक वो नियमावली दूसरे जगह की नहीं पेश किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरे स्टेट का अपने हिसाब से नियमावली हो सकता है, लेकिन झारखंड स्टेट का यहाँ के हिसाब से ही होना चाहिए कि कौन लोग कहाँ कैसे किस स्थिति में रहते हैं। और इसी मामले को लेकर सुनवाई थी। 8 फरवरी तक का समय दिया गया है जेएसएससी को इस मामले में जवाब देने के लिए। आपको पता है कि अभी जेएसएससी की तरफ से वैकेंसी निकली है और 24 फरवरी तक लोग जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 8 फरवरी को अब अगली सुनवाई इस मामले की होगी। आपको ये भी पता है कि इससे पहले जो है जेपीएससी मामले की भी सुनवाई हुई थी, और जेपीएससी मामले में कोर्ट ने आरक्षण वाले मामले में जेपीएससी से जो है जवाब मांगा था। जेपीएससी ने जवाब तो नहीं दिया, यह कह दिया कि भाई हम परीक्षा स्थगित करते हैं और हमें समय दिया जाए, तो 15 फरवरी तक का समय दिया जाएगा।
कुल मिलाकर जो भी परीक्षाएं होनी है, लग रहा है कि ये तमाम नियमावली के पछड़े में फंसकर अब रह जा रही हैं। और अब चूँकि सब कुछ कोर्ट पर है, नियम कानून से जब चीज़ें नहीं होगी तो उसे ठीक करने के लिए कोर्ट को ही आगे आना पड़ता है और कोर्ट के ही शरण में छात्रों को जाना पड़ता है। तो सभी लोग कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट की तरफ से तमाम जो आयोग हैं, चाहे वो JPSC हो या फिर JSSC हो, उसको कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया जा रहा है। लेकिन आज जो सुनवाई थी उस मामले में अब 8 फरवरी को सुनवाई होगी, तो उसमें देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने JSSC से सवाल पूछा है, और उसके बाद थोड़ा पॉलिटिकल गिमिक भी होना शुरू हो चुका है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं प्रतुल सहदेव, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाई इस मामले में भी कटघरे में खड़ी हो गई हेमंत सोरेन की सरकार, जो कह रही थी कि भाई हम ऐसा स्थानीय नीति बना दिए हैं कि मैट्रिक इंटर यहीं से होना चाहिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, फलाना ढिकाना जो भी हो। लेकिन अब उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। इससे पहले JPSC वाले मामले पर बाबूलाल मरंडी वगैरह सभी सवाल खड़े कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि नियुक्ति को लेकर जो युवा मुखर हैं, न सिर्फ झारखंड बल्कि अभी यूपी और बिहार में जो NTPC और RRB मामले को लेकर देख रहे हैं, तो झारखंड में तो लगातार पंचायत सचिव और कई अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। तो अब चूँकि कोर्ट में मामला गया है दोनों, तो कोर्ट की तरफ से जो रुख आ रहा है उससे न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि विपक्ष जो आंदोलन कर रहा था वह भी खुश है। लेकिन किसी भी मामले में स्पष्ट अब तक कोई निर्णय कोर्ट की तरफ से नहीं आया, सुनवाई चल ही रही है। कुल मिलाकर नियुक्ति को लेकर के 2 साल सरकार के हो गए हैं, लेकिन कोई स्पष्ट नीति जो है, ऐसी नीति नहीं बन पाई है कि किसी उस नीति के तहत वैकेंसी निकले और वो कोर्ट में नहीं जाए। मतलब कुल मिलाकर के जो है वो सारा मामला जो है पेचीदगी से भरा हुआ है और यही वजह है कि छात्र भी लगातार सड़कों पे हैं, लगातार इस उम्मीद में कि कुछ उनके साथ न्याय हो सके। बिल्कुल, हाँ, देखिए यही हो रहा है और यही वजह है कि सरकार में शामिल लोग और सरकार के मुखिया खुद कह रहे हैं कि भाई इतनी पेचीदगी है और पहले मतलब कि रघुवर सरकार में इतने गलत नियम बना के रखे गए थे कि उसको ठीक करने में इतना समय लग रहा है, लेकिन ठीक नियम भी कोर्ट में जा रही है और वहाँ से पीट के आ जा रही है। तो इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर आगे क्या होता है, लेकिन उससे अधिक सोचना ये होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं, हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी के लिए जो है असेंबली का सेशन चलता है और उसमें डिस्कशन होता है और उसमें सुधार और कुछ जोड़ा जाता है, कुछ घटाया जाता है नियम कानून बनने से पहले। हाँ, तो बहस नहीं होती, वही दुर्भाग्यपूर्ण है और यही वजह है कि जो युवा हैं भुगत रहे हैं। तो ये इसमें क्या कुछ हो सकता था अगर जो मामला कोर्ट में जा रहा है, अगर विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है तो इसका मतलब उसके मन में भी कुछ है। अगर विपक्ष बोल रहा है कि भाई पहले जो रघुवर दास नियम बनाए थे वही सही है नियुक्ति नियमावली, और अभी जो बनाया गया ये बोल रहे हैं कि यही सही है, तो दोनों अपने अपने जगह सही हैं, तो कोर्ट में कैसे गलत हो जाते हैं? तो अगर कोर्ट में गलत है तो ज़रूर कुछ गलती है। तो दोनों को मिलकर मुझे लगता है कि एक सामंजस्य पक्ष विपक्ष को मिलकर यहाँ के भविष्य को देखते हुए ऐसा बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा होना आज के डेट में बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि क्रेडिट की लड़ाई है और दूसरा है कि घेरना विपक्ष को इस बात पर। सभी की राजनीति अपने अपने तरह की है। अब बीजेपी की में जो राजनीति है उसमें अब भाषा को लेकर के वहाँ तो विवाद नहीं है, लेकिन अगर जेएमएम के जो राजनीति है, कांग्रेस की जो राजद का जो राजनीति है वो अलग है, कांग्रेस का अपना राजनीति है। तो सर्वदलीय बैठ करके खास करके नीति निर्धारण में तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कुछ होने वाला है। खैर, अब हम लोग इस लाइव को जो है हम लोग समाप्त करते हैं। इस लाइव में हम लोग हर रोज़ द फॉलोअप के जरिए जो है दिन भर की जो बड़ी खबरें रहती है वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि वैसे दर्शक और जो पाठक जो द फॉलोअप से उम्मीद करते हैं कि क्या कुछ हुआ है आज दिन भर में, वो इस कार्यक्रम से समझ लें कि महत्वपूर्ण खबरें क्या हुई जो कि आपको जानना चाहिए था। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।